अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। स्मार्ट सिलेबस इंग्लिश का फ़र्स्ट ईयर के लिए एक वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें आपको बताया जाएगा कि स्मार्ट सिलेबस क्या है, स्मार्ट सिलेबस को कवर कैसे करना है और स्मार्ट सिलेबस में पेपर में से कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न अगर वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को स्टॉप करके आप पहले पेपर पैटर्न जान लें मुकम्मल और वो लिख लें अपने पास, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि स्मार्ट सिलेबस की जब हम बात करेंगे तो उसमें से कितना पोर्शन कितने मार्क्स कैरी कर सकता है। वैसे मैं साथ साथ भी आप लोगों को इस उसके बारे में गाइड करता जाऊँगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करें, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ जो डिस्कस होगी वो वही होगी जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ हाईली सेंसिटिव वीडियो। स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, स्मार्ट सिलेबस को आसानी से कैसे कवर किया जा सकता है पेंडेमिक सिचुएशन में, घरों में रहते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे बहुत से स्टूडेंट्स का मुझे फीडबैक मिल रहा था कि सर एक वीडियो हमें रिक्वायर है, और इस सिलेबस को प्रिपेयर कैसे करना है, ये एक और इम्पोर्टेंट टास्क है हमारे सामने। स्टूडेंट, शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करें तो हमारे पास लेसन नंबर 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13 और 14 रह चुके हैं। इफ़ यू वांट टू मार्क देम आउट तो आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके अपनी बुक पे निशान लगा लें, अगर आपको पहले ये नहीं पता तो। अगर बुक 3 की बात करें तो एक्ट प्लेस में सेकंड और थर्ड एक्ट प्ले सिर्फ हमारे पास रह गया, और पोइम्स की बात करें तो पोइम नंबर 1, 3, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 18 और 20 हमारे पास हैं जो कि रिमेनिंग हैं, और ये आलमोस्ट 10 पोइम्स हैं, तो 10 पोइम्स इसका मतलब है स्किप की जा चुकी हैं। स्टूडेंट, स्टोरीज़ दो स्टोरीज़ आती हैं जिनमें से एक करनी होती है, जिसमें बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक 8 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 10। ये 12 स्टोरीज इंक्लूडेड की गई हैं, बट मैंने 6 हाईलाइट की हैं इसमें से। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अ फूलिश टैग, द hen दैट लेड गोल्डन एग्स, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, टिट फॉर टैट, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। तो स्टूडेंट्स, ये बाकी स्टोरीज से ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप पहले प्रिपेयर कीजिएगा। एप्लीकेशंस में 8 में से 6 एप्लीकेशंस हाईलाइट मैंने की हैं, क्योंकि एप्लीकेशन वर्सेस लेटर होता है, या आपको लेटर अटेम्प्ट करना होता है या आपको एप्लीकेशन अटेम्प्ट करनी होती है। इस वजह से हम एप्लीकेशन वाला पोर्शन कोशिश करते हैं 100% कवर करें। फिर भी जो एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फुल फी कंसेशन इम्पोर्टेंट है, टू ग्रांट यू सिक लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स इम्पोर्टेंट है, इशुएंस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, रिमिशन ऑफ फाइन, चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड रिफंड ऑफ लाइब्रेरी सिक्योरिटी फ़ी। अगर आपने ये पहले टिक नहीं की हुई तो आप इस वीडियो को रोक के ये पहले टिक कर लें, ताकि आपके पास ये कंटेंट रिटन डाउन हो। इंस्ट्रक्शंस में करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेज एंड वर्ब्स, पंक्चुएशन और पेयर ऑफ वर्ड्स वो वैसे ही हैं जैसे हमेशा होते हैं, बट ये नोट भी दिया गया है स्मार्ट सिलेबस के साथ के जो सिनोनिम्स लिए जाएंगे वो जितने चैप्टर्स बाकी रह चुके हैं, यानी जिनको उन्होंने इंक्लूड किया स्मार्ट सिलेबस, सिर्फ उन्हीं में से सिनोनिम्स लिए जाएंगे। इसी तरह जो पोइम्स रह गई हैं उन्हीं में से रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन ली जाएगी। जो लेसन बाकी हैं बुक 1 के, उन्हीं में से पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन ली जाएंगी, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिनका इंग्लिश है वो अनसीन टॉपिक पे एक ऐसे लिखेंगे फर्स्ट ईयर के। बाकी तमाम स्टूडेंट्स उर्दू ट्रांसलेशन परफॉर्म करेंगे, यानी इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, जो कि हमारे बुक 1 के चैप्टर से ली जाती है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ मूव करते हैं लेसन नंबर 1 पे, बटन से बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है पंक्चुएशन पे पूरी एक वीडियो जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगी। पंक्चुएशन में 4 स्टेप स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं। जो स्टूडेंट्स इंक्लूडेड थे मेरी क्लासेस में उनको 4 स्टेप स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से आती है, जो कि 99% श्योरिटी है कि आपकी पंक्चुएशन हमेशा करेक्ट होगी इंशाल्लाह। उस पे जल्द ही एक वीडियो मैं बना के अपलोड भी कर दूंगा, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर्स देखें तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इसमें से कौन कौन से हैं? वाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ड ऑफेंसिव, क्यों से मिस्टर स्टीवर्ड का लहजा बुरा लगा था। वाई डिड ऑर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ, ऑर्थर क्यों डिसएग्री था अपनी वाइफ के साथ, क्यों उसकी बात नहीं मान गया बटन पुश करने के लिए।
वाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर, नॉर्मा क्यों परसुएड करती रही अपने हस्बैंड को। वट वर द रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर, रीजंस कौन से दिए थे उसने कि वो बटन पुश करने पे तैयार हो जाए, जिसके बदले में उन्हें $50,000 मिलने थे और दुनिया में कोई कहीं एक अनजान शख्स ने मर जाता। तो ये ऑफ़र स्टीवर्ट लेके आया था ऑर्थर और नॉर्मा के पास। ऑर्थर कह रहा था कि आई डोंट वांट टू पुश द बटन बिकॉज ये मर्डर है, नॉर्मा कह रही थी ये मर्डर नहीं है। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी की टाइमलाइन 2 दिनों में ये कंप्लीट होती है। सेकंड डे मॉर्निंग में सुबह ऑफिस जाने से पहले नॉर्मा बटन पुश कर देती है। सबवे एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से कॉल आती है। उसके बाद आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अचानक से उसे याद आती है जो $25,000 की थी और 2 गुना मिलनी थी, सिक्योरिटी के साथ थी। तो इस तरह से उसे $50,000 मिलते हैं। इस चैप्टर की बहुत डिटेल में हमारी डिस्कशंस क्लास में हो चुकी हैं, बट फिर भी एक दफ़ा रिवीजन है। अगर आपको कुछ आंसर्स की बुक में अच्छे नहीं मिल रहे या उनकी लेंथ में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक के इनके आंसर्स राइट डाउन कर सकते हैं या आप एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 6 और 8 क्वेश्चन आंसर्स तो हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने रिमेनिंग 6 हैं। अगर लेसन नंबर 3 की बात करें तो देखें इसके सामने मैंने ब्रैकेट में डार्क तेवर एंड गोल्डन आइड पंक्चुएशन लिखा हुआ है। ये चैप्टर भी पंक्चुएशन के तौर पे जाना जाता है, यानी इसमें पंक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं जिसकी हमने प्रैक्टिस भी की थी और जिसकी एक्सरसाइज की पंक्चुएशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्दर हमारी एक वीडियो आएगी उसके अंदर मैं तमाम पंक्चुएशन एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें एक्सप्लेन की जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देख लें। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 7, 8 हैं। वाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ, what climate did they face on the Mars, what were the condition of the Bittering family on hearing the war, the news of war on the earth, और question number 7, what was the advice Harry gave to the people, how dangerous can a Martian virus be। हैरी with his family मार्स पे चला जाता है कि ज़मीन पे एटमी जंग होगी। वहाँ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ज़मीन पे एटॉमिक वॉर हो चुकी है और तमाम सैटेलाइट्स तबाह हो गए हैं, रॉकेट्स ख़त्म हो चुके हैं। अब वो स्टक हो गए हैं मार्स पे, तो उनको ये मसला है कि अब हम कैसे वापस जाएंगे, जबकि उन्हें मरीखी आबो हवा में अजीब तरह के एहसासात आ रहे हैं। हाँ, हैरी सबको मशवरा देता है रॉकेट बनाने का, थोड़ा सा रॉकेट बना भी लेता है, बट उसके बाद वो ज़मीनी रिहाइश गाँव में नहीं रहते, जाके पहाड़ों में गार में रहने लग जाते हैं मरीखी लोगों की तरह, जब कभी कहीं वो रहते होंगे। स्टूडेंट ओरिजिनल स्टोरी इसकी काफ़ी लेंथी है, हमारी बुक में बहुत शॉर्ट करके दी गई है। और उसके बाद 5 साल बाद एक रॉकेट आता है वापस उन लोगों को लेने के लिए, बट वो लोग उस वक्त तक ज़मीनी ज़ुबान यानी लैंग्वेज भी भूल चुके होते हैं और वो पूरी तरह डार्क और गोल्डन आइड हो चुके होते हैं। इस पर भी हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। इतनी देर में आप ये तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक कर सकते थे, और अगर अभी तक आपने नहीं किए तो आप वीडियो को रोक के ये क्वेश्चन आंसर्स टिक कर लें। लेसन नंबर 5, द पीस ऑफ स्ट्रिंग। बच्चों दोनों चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन के लिए भी और पंक्चुएशन के लिए भी। मनाना ने एक धागा उठाया, मिस्टर ह्यूबर्ट ने एक धागा उठाया होता है गांव से, सड़क के किनारे जो पड़ा होता है, और मनाना जो कि काफ़ी अमीर शख्स है गांव का, वो उस बूढ़े किसान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि इसने कोई पर्स उठाया था वहाँ से, चूँकि मिस्टर जेम्स जो हॉल कीपर है उसका पर्स गुम हुआ होता है 9 से 10 बजे के दरमियान, जिसमें 500 शिलिंग और बिज़नेस पेपर्स होते हैं। 20 शिलिंग इनाम रखा जाता है जो भी ढूंढ के ला के देगा। तो मनाना ये न्यूज़ देता है। मनाना चूँकि अमीर होता है तो इस तरह मेयर और पुलिस ऑफिसर भी उसका साथ देते हैं, और तमाम गांव वाले उसकी इनोसेंस का, उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, जिस पे ह्यूबर्ट अपनी सफाइयाँ देता है, कस्में उठाता है, बट किसी काम उसकी ये चीज़ें नहीं आती। एंड पे वो बीमार पड़ता है और अगले महीने के पहले हफ्ते में वो फ़ौत हो जाता है। और उसके बाद कहा जाता है गांव में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया था, तमाम लोगों को और इमलाक को बहा ले गया था, सिर्फ़ और सिर्फ बाकी बची थी ह्यूबर्ट की कब्र, जिस पे लिखा था यहाँ पर है वो शख्स जिसने कुछ ना बोला सिवाय झूठ के। तो कुदरत ने ह्यूबर्ट की सच्चाई साबित कर दी। ये फ्रेंच में ओरिजिनल स्टोरी लिखी गई थी जिसको बाद में इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई जिसकी। और इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1, why did Manana accuse Hubert of picking the lost pocketbook? Or why did George give the pocketbook to his employer?
what made Hubert shameful, why did the people make fun of his innocence, why did he keep claiming his innocence before his death, or what was the effect of Mr. Hubert's protesting. दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। इसके अलावा भी आप प्रिपेयर करें, लाजमी करें, बट इम्पोर्टेंट वंस को ज़रा प्रियोरिटाइज करें। लेसन नंबर 6 द रिवॉर्ड है बच्चों, थोड़ा सा टेक्स्ट स्मॉल है, इसको मैं एनलार्ज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें आप ऊपर देखें तो ब्रैकेट में आगे ट्रांसलेशन लिखा गया है। ट्रांसलेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड पेज पे बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस वर बाय देन लॉन्ग डेड, ये वाला पैराग्राफ और स्टार्टिंग का पैराग्राफ और सेकंड पेज के लास्ट पे कुछ हिस्सा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं ट्रांसलेशन के लिए स्पेशल एक वीडियो भी बना दूंगा। व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड गॉर्जियस परसुएड हिज पीपल टू मेक इट हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग, इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस, इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अपॉर्चुनिटी वर्सेस डिटर्मिनेशन पे बात हुई, यानी अज़म और मौके की अहमियत पे। कुछ लोग कहते हैं कि मौका मिले तभी आप कुछ पा सकते हैं, कुछ कहते हैं मौका ना भी मिले, आप पुरअज़म रहें, मेहनत करते रहें तो आप पा सकते हैं। टर्बट मौके के हक़ में होता है, जबकि जॉर्कन्स पुरअज़म रहने के डिटर्मिनेशन के हक़ में होता है, क्योंकि जॉर्कन्स एक बंदे को देख चुका होता है जो कि जिसकी वो कहानी सुनाता है। सब जब आपस में बैठे होते हैं, जॉर्कन्स कहता है मैं आपको एक कहानी सुना सकता हूँ कि एक ऐसे शख्स को मैं जानता हूँ जिसने पुरअज़म रह के अपनी मंजिल अचीव की। वो फिर गॉर्जियस की कहानी सुनाता है। गॉर्जियस 16 साल का था, वो एथलीट था, खिलाड़ी था, स्पोर्ट्समैन था, और उसके बाद उसका दिल करता था कि वो बादशाह के दरबार में मिनिस्ट्री संभाले, जो मिनिस्ट्री बने, एक कोर्ट एक्रोबैट की दरबारी बाजीगर की। उसके लिए उसने बहुत लंबी मेहनत की। पहले वो सियासत में चला गया, एक अजीम लीडर बना। लीडर बनने के बाद जब लोग उसको मानने लग गए, जानने लग गए, तो उसने एकदम से सब में यह ऐलान किया कि हमें बाजीगर की ज़रूरत है, एक्रोबैट, एथलीट की ज़रूरत है, जिससे जो बादशाह के दरबार में मौजूद होगा तो जब दूसरे ममालिक देखेंगे उन पे एक रौब पड़ेगा। जिस्मानी सलाहियात का भरपूर जो इस्तेमाल करके दिखाएगा, उसके बाद वो दरबारी बाजीगर बना दिया जाता है। लेकिन इस काम के मुकम्मल होने में 60 साल से ज़ायद का अरसा लगता है, और इस तरह से उसकी उम्र 76 साल से ज़्यादा हो चुकी होती है जिस वक्त उसे कोर्ट एक्रोबैट बनाया जाता है। वो अपनी रेड वेलवेट की यूनिफॉर्म में, सुर्ख मखमल के लिबास में जब आता है कोर्ट में, तो तमाम लोग और समेत बादशाह और शाही लोगों के तालियां बजाते हैं उसके लिए, और उसको एक ज़िंदगी का फल मिल जाता है, जिस पे एंड पे जॉर्कन्स एक आह भी भरता है कि उसका कोई ऐसा मिशन था, कोई ऐसा मंजिल थी जो उसकी खो चुकी थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने हाईलाइट कर लिया। गुलिस्तान सादी के अंदर बच्चों पैराबल्स हैं, 3 पैराबल्स हैं, ट्रांसलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पैराबल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट पैराबल जिसके अंदर इंट्रोडक्शन करवाया गया है गुलिस्तान सादी का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन के लिए आपने पैराग्राफ्स नोट भी कर लिए होंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप देखें तो सिवाय 5th क्वेश्चन के तमाम इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप यहाँ पर 5th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही समझें। इस चैप्टर के लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। एडवाइस क्या दी थी नौशरवान ने अपने लोगों को, तो ये दूसरी पैराबल थी। नौशरवान के लिए हिरन भूना जा रहा होता है और नमक नहीं मिलता, गाँव से लड़का नमक लेके आता है, लेकिन वो बादशाह उससे पूछता है आपने पैसे अदा किए, वो कहता है नहीं अदा किए, इतनी छोटी सी बात है ये। तो बादशाह कहता है ये छोटी छोटी बातें ही बाद में बहुत बड़ी गुनाह की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। बादशाह किसी अपनी रियाया के बाग में से एक सेब खाता है तो लोग पूरा दरख्त उखाड़ लेते हैं उसकी फ़ौज के। तो इस तरह से बादशाह एक अच्छा सबक सिखाता है। नौशरवान बड़ा मशहूर बादशाह हुआ है ईरान का। उसके बाद थर्ड पैराबल में एक बादशाह बीमार हो जाता है, उसके इलाज के लिए किसी के सिफरा की ज़रूरत होती है। एक किसान के बेटे में खसूसियात पाई जाती हैं। वो किसान के बेटे को उसके वालदैन को पैसे दे के मना लेते हैं उसको ज़िबा करने के लिए, और काजी हुक्म जारी कर देता है। बादशाह की जान बचनी ही उस बच्चे को ज़िबा करके और उसका सिफरा निकाल के होती है। तो आखिरी टाइम जब ज़िबा किया जाने वाला होता है बच्चे को, तो बच्चा आसमान की तरफ देख के हंसता है। बादशाह उससे हंसने की वजह पूछता है, तो वो कहता है ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड द बॉय लुक टू द स्काई एंड स्माइल, वो क्यों हंसा था? क्योंकि लड़का बे यारो मददगार था वहाँ पर। वो कहता है कि मुझे वालदैन से मोहब्बत की उम्मीद थी, उन्होंने मुझे दुनिया के पैसों की बदौलत या कचरे की बदौलत मुझे बेच दिया। काजी से इंसाफ की उम्मीद थी, काजी हुक्मनामा जारी कर चुका है, और आपसे बाद में मैं अपील कर सकता था रहम की, लेकिन आपकी तो अपनी जान ही मेरी जान पे मबनी है।
मेरी जाने की सूरत में बच सकती है, तो अब मैं अल्लाह के अलावा और किस से अपना शिकवा करूं। इस बात पे बादशाह की आंखें नम हो जाती हैं। वो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा दौलत देता है और उसको छोड़ देता है। कहा जाता है वो बादशाह भी ठीक हो गया था। गुलिस्तान सादी की हकायात हैं। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ काजी, काजी का क्या रोल होना चाहिए, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बादशाह कैसे ठीक हो गया था, इसकी फर्स्ट पैराबल भी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेसन नंबर 10 है माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट। टिड्डी दल का हमला। आजकल न्यूज़ में पिछले दिनों में भी हमारे यहाँ काफ़ी ये खबरें गर्म रही कि टिड्डियों का हमला हो गया है। इसमें से ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मार्गरेट है, ओल्ड स्टीफन है, रिचर्ड है। 3 किरदार हमें बेसिकली दिखाए जाते हैं। ओल्ड स्टीफन ससुर है, मार्गरेट बहू है और रिचर्ड उसका हस्बैंड है। ये काफ़ी बड़े किसान हैं और इनके गांव पे टिड्डियों का हमला हो जाता है, जो कि दूर से बहुत कम नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जब आती हैं तो वो हर चीज़ गांव की खा जाती हैं तकरीबन। ये लोग आग भी जलाते हैं, टीन भी बजाते हैं। उनको भगाने के लिए जो 2 काम किए जा सकते हैं वो ये करते हैं। आसपास के 50 मील के रकबे में हर तरफ आग ही आग, धुआं ही धुआं नज़र आ रहा होता है, लेकिन फिर भी ये टिड्डियाँ ना सिर्फ सब कुछ खा लेती हैं, फिर किसानों को एक और फ़िक्र लाहक हो जाती है कि काश ये उनके खेत छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है। तो ये आप नोट कर लें। व्हाट आर लोकस्ट, क्वेश्चन नंबर 1 को भी नोट करें। लोकस्ट होती क्या है, क्यों किसानों ने गीले पत्ते डाले थे आग पे, क्वेश्चन नंबर 2 है, ताकि वो ज़्यादा एक्रिड और ब्लैक हो जाए। क्या ख्वाहिश थी हर किसान की, और मार्गरेट को क्या लगता था या उसको क्या पता था इसके बारे में। जी पहले कुछ नहीं जानती थी, मार्गरेट को अभी पता चला था। कंडीशन ऑफ ट्रीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ऑफ ट्रीज़ क्या थी, हर तरफ लदे हुए थे वो कीड़ों से। और ओल्ड स्टीफन ने क्या किया था, जो उसकी शर्ट पे एक आवारा घूमती हुई टिड्डी बैठी थी, तो उसने उसे अपने नाखून से तोड़ के उसके अंदर से अंडे देखे थे, क्योंकि उन्हें अगली फ़िक्र ये थी कि ये सारी टिड्डियाँ अगर अंडे दे देंगी तो ये अरब हा से ज़रब खा जाएंगी और इतनी टिड्डियाँ हो जाएंगी कि आने वाले कई सालों तक फसल नहीं हो पाएगी। और क्या मार्गरेट अपना दिल छोड़ गई थी, क्वेश्चन नंबर 8 भी टिक करें। जी नहीं, उसने दिल नहीं छोड़ा था, लेकिन वो अपने आप को मेंटली तैयार कर चुकी थी कहानी के एंड में कि हर 2 से 3 साल बाद दोबारा से टिड्डियाँ आया करेंगी। और क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आता है, वाई आर द लोकस्ट कंपेयर्ड विद बैड वेदर, क्यों उन्हें, क्योंकि बैड वेदर किसी भी वक्त हो सकता है, इसी तरह टिड्डियाँ किसी भी वक्त आ सकती हैं। आई हैव अ ड्रीम, जिसमें मार्टिन लूथर किंग की तकरीर है जो ब्लैक एंड वाइट का मसला है अमेरिका में, उसके बारे में यह चैप्टर। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1, 2, 3 और 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और 4 को भी आप मार्क करें। व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ नेग्रोज, ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्टिन लूथर किंग एक तकरीर करता है लिंकन मेमोरियल के सामने, जिसमें वो अपने तमाम स्याह फार्म या हबशी लोग जो इकट्ठे हुए होते हैं उनको ये उम्मीद और यकीन दिलाता है कि हम जितनी भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो मुश्किलात टेम्परेरी हैं, एक दिन आएगा कि वो मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। आप अपने अपने इलाकों में वापस चले जाओ, जिसमें वो मुख्तलिफ़ इलाकों के रियासतों के नाम लेता है अमेरिका के, वहाँ जाके पुरअज़्म रह के मेहनत शुरू कर दो। एक दिन आएगा कि सफ़ेद फार्म यानी सफ़ेद लोग, वाइट पीपल और ब्लैक और स्याह फार्म इकट्ठे भाईचारे की मेज़ पर बैठ जाएंगे, और उस दिन अमेरिका का ख्वाब के तमाम इंसान एक बराबर हैं। सच्चा हो के अमेरिका आसमान की बुलंदियों को छुएगा, लेकिन ऐसा शायद नहीं हो सका। ट्रंप के दौर में पिछले दिनों में भी ब्लैक का एक मसला हुआ जो मीडिया पे बहुत हाईलाइटेड रहा। पेंडेमिक के लॉकडाउन के दिनों में अमेरिका में शदीद एहतजाज होते रहे, जिसकी वजह से तो यहाँ पर व्हाट वाज द कॉज ऑफ नेग्रोज डिसकंटेंटमेंट, यानी उनकी नाराज़ी का बायस क्या था। जी उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ उन्हें नहीं दिए जा रहे थे, उनको गुलामाना सलूक किया जाता था, उन्हें आला नौकरियाँ नहीं दी जाती थी। और क्रिएटिव सफरिंग, वेटरन्स मीन्स एक्सपीरियंसर, जो नौज़ायदा मुश्किलात का शिकार बनाए जाते थे, तकलीफ़ जिन्हें दी जाती थी, तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी। हाँ जी, उनके अंदर उम्मीद थी, उनके अंदर ईमान था, वो दिल नहीं छोड़ते थे, और उन्हें यकीन था कि एक दिन आएगा उनको निजात मिल जाएगी। रिडेम्पशन मीन्स निजात मिल जाएगी, सैल्वेशन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ख्वाब क्या था जी, उसका ख्वाब था कि एक जमहूरी अमेरिका बने, यानी तमाम इंसान एक बराबर हों, यानी इंसानों को रंगों की बुनियाद पर ना जज किया जाए बल्कि उनके दिलों की बुनियाद पर उनको जज किया जाए।
उसके बाद क्या जजमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 है, जजमेंट किस बात पे की जानी चाहिए एक इंसान की? जी, जजमेंट उसके किरदार पर मबनी होनी चाहिए, ना कि उसके ज़ाहिरी रूप पे। उसके दिल और उसकी रूह के जो ईमान है, जो उसके किरदार की सलाहियत हैं, उसकी बेस पे उसे जज किया जाना चाहिए कि वो अच्छा है या बुरा है। लेकिन इस्लाम इसका सलूशन 1400 साल पहले दे चुका है कि रंगों की बुनियाद पर तफावत नहीं है, और इंसान का अगर मुकाबला है तो वो तकवा की बुनियाद पर हो सकता है। गॉड बी प्रेज्ड ट्रांसलेशन इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड बी प्रेज्ड में मौलवी अबुल बरक़ात, जिसके हाँ जो बहुत शाहाना ज़िंदगी जी रहा होता है और बड़ा खुले मिजाज का शख्स होता है, लेकिन शादी के बाद 4 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। उनको बेटियों की जब बड़ी होती हैं तो फ़िक्र लाहक हो जाती है, गुर्बत बहुत ज़्यादा होती है। ये अहमद नदीम कासमी का अफ़साना अल्हम्दुलिल्लाह है। बेसिकली इसका लिंक मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था कि मौलवी अबुल बरक़ात को अपनी बड़ी बेटी महरुन्निसा की शादी के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता देने को तैयार नहीं होता, लेकिन चौधरी फतेहदार जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर है, जो गांव का एक किस्म का नंबरदार है, वो इसकी मदद करता है। और एक लड़का जो कि शमीम अहमद, जिसका नाम पहले खुदायार था, जब वो शहर गया था अपनी बूढ़ी माँ को पीछे छोड़ के, ये हाफिज़ अब्दुल रहीम का बेटा होता है और वहाँ पर जाके क्लर्क के यहाँ पहले काम करता है। फिर एक कट पीस कपड़े का ठेला लगा लेता है सड़क किनारे। उसके बाद गाँव में आके शमीम अहमद अपना नाम रखवा के शमीम अहमद क्लॉथ हाउस खोलता है। मौलवी अबुल को पहली अपनी दुकान के इफ्तिताह के लिए बुलाता है। मौलवी अबुल अपना गल्ला तोड़ के, जिसमें 43 रुपये निकलते हैं, 43 रुपीज़ सारे जेब में डाल के ले आता है। और जब वो कपड़ा ख़रीदता है तो 7 रुपये गज़ के लिहाज से 6 गज़ कपड़ा 42 रुपये का बनता है। मौलवी अबुल ख़रीद के ले जाता है। बाद में शमीम अहमद उसकी बेटी का रिश्ता मांगने आ जाता है। जबकि वो बड़ी बेटी की शादी करता है, उसके फ़ौरन बाद उसे लाहक हो जाता है कि ज़बदा उससे जो छोटी बेटी है उसकी शादी वो कैसे करेगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, आप दोनों का बेटियों का नाम ज़बदा और शमसुन, जो कि दूसरी और तीसरी बेटी हैं, इनका नाम भी याद रखें। और मौलवी अबुल्स अपीयरेंस, क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आता है। मौलवी अबुल नेम और उसकी टर्बन जो मशदी लुंगी कहलाती थी। मशदी लुंगी मीन्स मशद से वो आई थी, और वो पगड़ी थी जो वो सर पे पहनता था, जिसकी नोक हमेशा हवा में लहरा के चमक रही होती थी। तो ये मशदी लुंगी थी। हमेशा हाथ में, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो एक असा रखता था। और इसके बाद हाँ जी, ये एमसीक्यू इन्फॉर्मेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 5, 150 टू 200 रुपीज़ उसके हरीत पे कलेक्ट होते थे, और वो जिसमें से 40 से 50 रुपए वो गरीबों में तकसीम कर दिया जाता था। महरुन्निसा बड़ी बेटी का नाम है, ज़बदा उससे छोटी, शमसुन उससे छोटी, उम्दतुन्निसा सबसे छोटी, और आरिफ सबसे छोटा बेटा है इसका। और ज़ेबुन्निसा इसकी बीवी का नाम है, जिसे वो प्यार से कभी कभी ज़ेबुन भी कहता है। ये अफसाना यहाँ पर बच्चों ख़त्म नहीं होता। बाद में इसकी दूसरी बेटी की शादी पे 2-3 बार हेल्प लेने चौधरी के पास जाता है, लेकिन चौधरी बहुत ज़्यादा शदीद बीमार होता है, तो सफ़ेद पोशी और भरम रखते हुए नहीं मांगता पैसे। बाद में इसकी बेटी की जब शादी आती है, कुछ भी नहीं होता देने को, लेकिन अचानक से चौधरी फतेहदाद फ़ौत हो जाता है। तो मौलवी अबुल घर आके ख़बर सुनाता है बहुत मुस्कुरा के कि शादी की तैयारियां करो, पूरे 30 रुपये मिलेंगे। तो ज़ेबुन्निसा इसकी बीवी से पूछती है 30 रुपये कैसे मिलेंगे? तो ये बताता है कि एक ऐसा जनाजा अब मैंने पढ़ाना है जिसके बदले में 30 रुपये मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, क्योंकि इसका सबसे ख़ास दोस्त इस दुनिया से कूच कर चुका होता है। तो ये अहमद नदीम कासमी कहानी में लिखा गया अफसाना है। चैप्टर नंबर 14, ओवरकोट। इसमें आप देखें तो कलर ऑफ ओवरकोट और सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, हाउ डिड द यंग मैन लुक लाइक। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नौजवान है जो कि एक लॉन्ग ओवरकोट पहन के डेविस रोड से होता हुआ माल रोड पे घूम रहा होता है, मुख्तलिफ दुकानों में जाता है, बड़ा अच्छा शो करता है कि वो बड़ा अमीर ज़्यादा है। बाद में वो एक कपल के पीछे चल रहा होता है, जब उसे अचानक से उसकी टक्कर होती है एक ट्रक के साथ जो कि ईंटों से, ब्रिक्स से भरा होता है। वो गिर जाता है, वो ट्रक वहाँ से दौड़ जाता है, यानी निकल जाता है। लोग कहते हैं नंबर नोट कर लो, कोई कहता है कुछ कर लो। इतनी देर में उसे ले जाया जाता है अस्पताल, जहाँ पर डॉक्टर ख़ान और उसकी 2 नर्सेज होती हैं, जो कि जब उसके ड्रेस को उतारने लगती हैं तो ओवरकोट के नीचे शर्ट नहीं मिलती, सिर्फ कॉलर लगी होती है। उसके नीचे एक फटा हुआ बनियान होता है और उसकी जुराबें भी मुख्तलिफ़
रंगों की होती है और वो फटी होती हैं, उसके पाँव और उसकी जो जिस्म होता है उससे ये अंदाज़ा होता है वो कई दिनों से नहाया तक नहीं है। हाँ, उसने अपने चेहरे को और अपनी गर्दन को पाउडर लगा के काफ़ी साफ़ रखा होता है और उसकी जेब से अध जला सिगरेट एक मिलता है, कंघी मिलती है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स मिलते हैं और उसकी स्टिक गुम हो चुकी होती है और उसके पास उसका हैट होता है जो कि वो टेढ़े एंगल से उसने पहना होता है। तो ये हमें बताता है कि हम अपैरेंटली क्या हैं और इंटरनली क्या हैं। इसके साथ ही बच्चों आपके चैप्टर्स ख़त्म हुए। एक्ट प्लेस में अगर आप आएँ तो विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 इम्पोर्टेंट हैं, जो कि क्रीटन आया है बाहर की दुनिया से, एक एलियन है और आके ज़मीन पे हुकूमत करना चाहता है। जनरल पावर्स उससे इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन उसे इन्वेस्टिगेशन में कुछ इतना ख़ास वो बताता नहीं। हाँ, रॉजर स्पेल्डिंग के घर उसका चूँकि उड़न तश्तरी उतरी होती है, रॉजर स्पेल्डिंग जो कि न्यूज़ एंकर होता है और रॉजर स्पेल्डिंग की वाइफ मिसेस स्पेल्डिंग, एलन स्पेल्डिंग उसकी बेटी और जॉन उसका फियांसी, उसकी बेटी का फियांसी यानी रॉजर स्पेल्डिंग का होने वाला दामाद, ये घर में मौजूद होते हैं। और इस बीच ये पूरा एक्ट प्ले कंप्लीट होता है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। पर्पस क्या था उसका जी, वो हुकूमत करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैसे जनरल पावर्स को इम्प्रेस करता है जी, क्यों क्रीटन दिल के भेद जान सकता है, यानी जो किसी कोई शख्स सोच रहा होता है क्रीटन वो सुन लिया करता है, तो इस तरह जनरल पावर्स को इम्प्रेस करता है। जब जनरल पावर्स उसे कहता है दिखाओ तुम्हारी खुफिया सलाहियत, तो वो जनरल पावर्स को बताता है तुम अपने जहन के अंदर ये सोच रहे हो कि तुम्हारे कंधे पे जो 2 सितारे लगे हुए हैं उनकी जगह 3 सितारे लगने चाहिए, यानी तुम तरक्की मांगते हो। तो इस तरह उसे पता चलता है। उसके बाद आपको क्या लगता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो इम्पोर्टेंट है, 5000 साल बाद कैसी ज़िंदगी होगी जी? हमारी ज़िंदगी 5000 साल बाद ऐसी जैसी क्रीटन की होगी। वो कहते हैं ऐसे होंगे। क्रीटन काफ़ी बातें करता है जिसमें वो कहता है कि हम मरते नहीं हैं, हमारे पास हर कोई बाहर की दुनिया का खलाई सफ़र भी करता है और वो कहता है कि हमारे दिनों में से एक दिन में मैं यहाँ पहुँचा हूँ, हाँ तुम्हारे दिनों में से ये 100 साल के बराबर है। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स उसकी बताई जाती हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे आप देखें, एलन कौन थी, जॉन कौन था, जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक्ट प्ले 3 बच्चों अभी आप लोगों ने इंशाल्लाह अपकमिंग वीक में पढ़ना है, तो इसका उसी वक्त जब आप स्टोरी पढ़ चुके होंगे तब इसको हम फिगर आउट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स पोइम्स में से हमारे पास जो पोइम्स मैंने आपको शुरू में बताई हैं उनमें से हमारे पास सिनोनिम्स आते हैं पेपर में 2 नंबर के। तो सिनोनिम के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर बन जाएगा, वीडियो लेक्चर, वो आपको बाद में अपलोड होके मिल भी जाएगा जिसमें आप 10 मार्क्स के सिनोनिम आपके इंशाल्लाह मुकम्मल कवर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जिसमें मैं इंक्लूड करूँगा। क्वेश्चन आंसर्स 4 आते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जिसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हुए हैं और पास पेपर से जिसकी हम तैयारी करते हैं उनके क्वेश्चन आंसर पे भी इंशाल्लाह जल्द वीडियो आएगी। स्टेंजा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने बताई है और इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टेंजा एक्सप्लेनेशन कौन सी हैं इस दफ़ा, 1, 3, 6, 8, 12 और 16। द रेन, पोइम नंबर 3 लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, पोइम नंबर 6 सिंधी वुमन, पोइम नंबर 8 ओजीमेंडियस जो एक बादशाह की कहानी है जो बड़ा जालिम हुआ करता था और उसका एक ताबूत है, उसका एक स्कल्पचर है, मुजस्मा है जो कि टूटा हुआ पड़ा होता है सहरा में, उसकी ये पूरी कहानी है। एक जो मुसाफिर देख के आता है टी.एस. इलियट की, आई थिंक टी.एस. इलियट की नहीं है ये। खैर पॉइंट नंबर 12 है रुबायात इलामा इकबाल की, गॉड्स एट्रीब्यूट है। ये पोइम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्टेंजा एक्सप्लेनेशन में बच्चों सबसे पहले आप रेफरेंस लिखेंगे, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। पोइम का नाम आप ऐसे इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे और कैपिटल यानी जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे। एंड द पोइट इज़, पोइट का नाम आप बिना इन्वर्टेड कोमास के लिखेंगे। जैसे द रेन पोइम से अगर स्टेंजा आता है तो आप लिखेंगे फ्रॉम द रेन, ये इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे और पोइट का नाम लिखेंगे, पोइट इज़, जो भी पोइट का नाम होगा, W.H. डेवीज़ है तो W.H. डेवीज़ का D कैपिटल होगा फिर डॉट। ये 2 नंबर का होता है बच्चों, यहाँ पर आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। कंटेक्स्ट आपने हमेशा लिखना होता है, वो स्टेंजा जिस पोइम से लिया गया उस पोइम की एक शॉर्ट समरी आपने लिखनी होती है, मरकज़ी ख्याल। अगर आपको द रेन का कंटेक्स्ट आता है और फ़र्ज़ करें क्वेश्चन आंसर में आ गया व्हाट इज़ द थीम ऑफ द रेन, तो आप कंटेक्स्ट वाली जो आपने कंटेक्स्ट याद किया हुआ है 4 लाइन्स का 5 लाइन्स का, वही आप थीम में लिख देंगे। यानी थीम भी मरकज़ी ख्याल होता है, सेंट्रल आइडिया या कंटेक्स्ट भी मरकज़ी ख्याल होता है, पूरी पोइम का इसमें आपने खाका देना होता है। तो इसमें इसलिए हम स्टार्टिंग लेते हैं इन दिस पोइम से। एक्सप्लेनेशन जबकि हम
उसी स्टेंजा की करते हैं जो ऊपर हमसे पूछा गया, तो इसलिए हम कहते हैं इन दिस स्टेंजा। इसमें आपने एटलीस्ट अक्सर लेंथ पे क्वेश्चन किया जाता है बच्चों, एक साइड शीट की करके दूसरी साइड एटलीस्ट हाफ करें या फुल करें, दिस वुड बी प्रेफरेबल। आपकी शुरू वाली 2-3 लाइंस रेफरेंस में चली जाती हैं, फिर 5-6 लाइन कंटेक्स्ट में चली जाती हैं, फिर 10 लाइंस रिमेनिंग जो हैं वो एक्सप्लेनेशन में चली जाती हैं। अगले पेज की भी 5 to 10 लाइंस आप लाजमी कवर करें। और अक्सर बच्चे इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, जी इसमें कोटेशन ऐड हो सकती है। जी बेटा, आप सोफिस्टिकेटेड सी कोई कोटेशन अगर आपको आती है तो वो ऐड करें। ऐसे ना करें कि आप कोटेशन लिखें और उसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, उसको आप सही से लिखें ना, मार्कर से ना लिखें, तो फिर उस कोटेशन का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। यानी अगर आपने लिखनी है तो 100% ग्रिप के साथ लिखनी है, वगरना तो आपके 4 मार्क्स इसमें आउट ऑफ 5 आ सकते हैं बिना कोटेशन के भी। एप्लीकेशन की बात होती है, बहुत से बच्चे पूछते हैं एप्लीकेशन में फुल स्टॉप कोमा और इनका प्रॉब्लम है, तो बच्चों ये आप गौर से सुन लें। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ABC सिटी, द प्रिंसिपल के बाद कोमा आएगा, गवर्नमेंट कॉलेज के बाद कोमा आएगा, A.B.C. ठीक है जी। सिटी का सी भी कैपिटल होगा और फिर डॉट, यानी ऊपर वाले हिस्से में जितने भी वर्ड्स आए हैं सर तक तमाम कैपिटल से शुरू हो रहे हैं। नीचे वाले हिस्से में चलें बच्चों, डेटेड का डी कैपिटल है, मई का एम कैपिटल है। पहले महीना लिखें, उसके बाद जो डेट है वो लिखें। इस तरह आपको ऊपर छोटा सा TH नहीं लिखना पड़ेगा। अगर 22 को हम पहले लिखते तो 22 मई होता तो ND लिखना पड़ता। बहुत से बच्चे वो लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, तो आप उससे बचने के लिए पहले महीना लिखें। तो मई 22 कोमा 2020 डॉट। और योर्स ओबीडियंटली बच्चों, यहाँ पर योर्स का जो एंड पे एस है, यहाँ पर बहुत से बच्चे अपोस्ट्रॉफी ऐड कर देते हैं। खुदारा अपोस्ट्रॉफी ना ऐड करें, ये कोई स्टाइल नहीं होता, कुछ नहीं होता। प्रोनाउन के साथ कभी भी आप अपोस्ट्रॉफी ऐड नहीं करते। एडजेक्टिव या प्रोनाउन के तौर पे आप किसी चीज़ को यूज़ करें, आप अपोस्ट्रॉफी नहीं ऐड करेंगे, तो यहाँ पर योर सिंपली लिखा रहेगा। वाहिद अपर पोर्शन में और लोअर पोर्शन में, हेडर में और फुटर में एक वर्ड है ओबीडियंटली, जिसका मतलब है आजिज़ाना तौर पर, यानी आजिज़ी से। इसका ओ स्मॉल रहेगा, नहीं तो पूरी एप्लीकेशन के अपर और बॉटम पोर्शन में, लोअर पोर्शन में तमाम वर्ड्स कैपिटल से शुरू होंगे। ओबीडियंटली का ओ स्मॉल रखें, स्पेलिंग अच्छे से याद करें। X डॉट Y डॉट और Z के बाद डॉट यहाँ पर मिसिंग है, काइंडली आप Z के बाद लाजमी डॉट प्लेस करें, यह आपने मिस नहीं करना। ये मैंने एक गलती निकाल दी और मैंने एक बड़ा सा डॉट यहाँ पर लगा भी दिया, तो आप इसका काइंडली ख्याल रखें। और ये ज़्यादा बड़ा लग गया वैसे, चलें खैर कोई बात नहीं। तो आपके अपर पोर्शन के 2 मार्क्स हैं, लोअर पोर्शन के भी 2 मार्क्स हैं इसमें, और दरमियान में बॉडी अगर आप देखें तो बच्चों इसके 4 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 6। तो आपने ख्याल करना है कि बॉडी आपकी एटलीस्ट 1 शीट की हो। जो लेंथ के बारे में आप क्वेश्चन करते हैं, तो एक साइड ऑफ शीट आपकी कंप्लीट हो और दूसरी साइड के फर्स्ट 5 to 6 लाइंस या हाफ शीट दूसरी 1.5 शीट आप कर दें, अगर आप कंप्लीट मार्क्स चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि ऊपर 59 लिखा हुआ था। ये 59 है क्या बच्चों? ये 59 है, 5 कोमा के लिए स्टैंड करता है, C कोमा, और 9 डॉट्स के लिए CD। यानी ये आप कोमा गिने तो 1 2 3 4 और 5, 5 कोमा है, तो ये हमारा 5 का डिजिट कंप्लीट हो गया। अगर डॉट्स काउंट करें तो 1 2 3 4, 4 A के बाद है, B के बाद है, C के बाद है, सिटी के बाद है, 4 हो गए। यहाँ पर अगर आप देखें 2020 के बाद है 5 हो गए, 6 7 8। तो आपके 8 डॉट्स इस तरह बन गए और एक ये गवर्नमेंट के बाद लगा 9। तो आपने एप्लीकेशन लिखने के बाद 59 कंप्लीट कर लेना है, यानी 9 डॉट्स और 5 कोमास हैं या नहीं है। कुछ बच्चे सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो बच्चों ये जो सर है, सर के ऊपर यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिख के एप्लीकेशन फॉर सिक लीव लिख सकते हैं। कैपिटलाइजेशन का आपको ख्याल रखना होगा। तो बच्चों इस तरह ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट होता है, जो मैंने ऊपर 59 लिखा भी हुआ था। उसके साथ स्टूडेंट्स आप स्टोरी की तरफ आते हैं, तो स्टोरी शुरू में मैंने आपको 6 इंपॉर्टेंट बता दी थी, लेकिन यहाँ पर एक मैंने ऐसा पैराग्राफ लिखा है जो हर स्टोरी के शुरू में आप उसकी खूबसूरती के लिए, उसकी लेंथ इंक्रीज करने के लिए ऐड कर सकते हैं। बच्चों जहाँ तक बात होती है स्टोरी की लेंथ कितनी रखनी चाहिए, तो 2.5 शीट आप रखें, यानी एक शीट आपकी कंप्लीट हो, एक साइड उसकी, फिर दूसरी साइड आपकी कंप्लीट हो और तीसरी साइड आपकी हाफ हो।
तो ये 2.5 या 2.5 शीट बन जाती हैं। इसकी स्टार्टिंग हम ऐसे करेंगे, इन द करंट एरा ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, आज की जदीद दुनिया में द मटेरियलिज्म हैज़ गॉन इनटू द रूट्स ऑफ रिलेशनशिप्स वेयर सैटेनिक नोशंस होल्ड द की टू इंट्रीग, जहाँ पर मटेरियलिज्म मादा प्रस्ती जड़ों में जा चुकी है रिश्तों के, जहाँ पर शैतानी ताकतें होल्ड द की टू इंट्रीग ह्यूमन बींग्स, इंसानों को वर्गलाने के लिए तैयार हैं, बाय देयर बिविचिंग चार्म्स, अपनी शदीद क़ुव्वत के साथ अपनी तरफ बुलाने की या अट्रैक्ट करने की या नज़र को खीरा करने की एंड अट्रैक्शंस। इसीलिए स्टोरीज़ आर नॉट ओनली स्टोरीज़, कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं है, बट देयर करेक्टर्स एंड प्लॉट्स आल्सो रिवॉल्व अराउंड अस, लेकिन इनके किरदार और इनके प्लॉट्स यानी यही कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ नामों से और मुख्तलिफ कामों से। So to unveil a story with its hidden meaning beneath is a great art. तो एक कहानी को समझना उसके उन मतलब या मतलब के साथ, मानों के साथ जो कि छुपे हुए होते हैं, ये मुश्किल है। यानी जैसे एक लालची शख्स है, अब हम कहानी पढ़ते हैं जी, एक डॉग था, उसके मुंह में एक हड्डी थी और वो दरिया के ऊपर से गुजर रहा था, उसने अपना अक्स देखा, उसने सोचा कि वो दूसरा डॉग है, उसके पास दूसरी हड्डी है, उसने अपना मुंह खोल के वो भी पकड़ना चाहिए तो उसकी ओरिजिनल हड्डी भी चली गई। तो ये लालच है। अब हमारे आसपास कोई शख्स हो सकता है जो कि काफ़ी लालची हो सकता है और वो अपनी चीज़ भी गंवा बैठता है दूसरे की चीज़ हथियाने के चक्करों में। तो इस तरह ये कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। बच्चों, इसमें आपको मिलेंगे 8 मार्क्स आउट ऑफ 10। अच्छी कहानी अगर आप लिखेंगे और कीवर्ड्स जैसे कि यहाँ पर सैटानिक नोशंस बहुत अच्छा वर्ड था, बीविचिंग चार्म्स बहुत अच्छी टर्म है, उसके बाद अनवेल एक अच्छी टर्म है, ये मटेरियलिज्म है। इस तरह के कुछ वर्ड्स आप मार्कर से लिख सकते हैं, टक वाला मार्कर आप यूज़ कर सकते हैं जिससे और ज़्यादा खूबसूरती बनती है। तो इस तरह से बच्चों आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। 9 मार्क्स तक भी कुछ बच्चे चले जाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी बोर्ड के एग्ज़ाम में एक बच्चा 96 मार्क्स तक गया था। तो बच्चों याद रखें, एटलीस्ट एक लाइन में 4 to 5 वर्ड्स लाजमी लिखें आप। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं वर्ब करेक्शन। वर्ब करेक्शन में सबसे पहले हमारे पास टेंस आ जाता है, जिसको हम कहते हैं इंडेफिनिट टेंस। बच्चों यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस को पिक्टोरियल फॉर्म में शो किया गया है। अगर आप देखें तो सिंपल भी कहते हैं इंडेफिनिट को, ये है इंडेफिनिट टेंस। इसमें पास्ट में अगर आप देखें, ऊपर जो पिंक कलर में लिखा हुआ है कंप्लीटेड एक्शन और पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कंप्लीटेड एक्शन यानी कोई भी काम अगर हम कहें कि इन 1965, तो हम कहेंगे पाकिस्तान वन द वॉर, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर देंगे। तो इस तरह हमारा पास्ट बन जाता है ये। और ये जो कंप्लीटेड एक्शन है या पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग है, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट को देखें तो प्रेजेंट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है और इसके साथ एस या ई एस का इजाफा वर्ब के साथ हम करते हैं। इस सूरत में कैसे? रिपीटेड एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग मामूल की आदत या अमूमी सच्चाइयाँ या हकीकतें, जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, जो कि रोज़मर्रा का माकूल का प्रोसेस है, मामूल का सॉरी, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। जैसे कैन वॉक्स है, कैन वाहिद था, जब वाहिद होगा तो उसके साथ वर्ब में एस आएगा। यानी दुनिया की कोई भी चीज़ अगर वाहिद होगी उसके साथ वर्ब में हम एस ऐड करेंगे। बच्चों, इसका एक शॉर्ट फार्मूला है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास यूँ समझ लें कि हम जब लिखने बैठ रहे हैं और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखने हैं, तो हमारे पास आप ये तसव्वुर कर लें कि एक एस मौजूद है। हमारे पास एक एस मौजूद है, या हमने वो देना है सब्जेक्ट को या हमने देना है वो वर्ब को। अगर सब्जेक्ट वाहिद है, यानी जैसे हम यहाँ पर सब्जेक्ट ले लेते हैं बॉय, अगर बॉय वाहिद है तो आपने गौर करना, इसके साथ एस नहीं आ रहा, तो ये प्ले अगर होगा तो बच्चों इसके साथ हम एस लाजमी ऐड करेंगे।
अगर यहाँ पर बॉयज़ हो जाता तो ये एस कभी भी ऐड नहीं होना था। मेरी बात समझ आई आप लोगों को कि हमने या ये एस सब्जेक्ट के साथ प्लेस करना है या वर्ब के साथ। ये एक एस है, सिंगल एस फार्मूला है। अब मज़े की बात ये है कि अगर बॉय वाहिद होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो ना सिर्फ प्लेस होगा बल्कि अगर इज़ आर एम में से होगा तो इज़ होगा, अगर हैज़ हैव में से होगा तो हैज़ होगा, अगर वॉज वर में से होगा तो वॉज होगा, अगर डू डज में से होगा तो डज होगा। यानी अगर बॉय के साथ एस नहीं आया तो हमने जो भी वर्ब लाना है उसके एंड पे एस होना लाजमी है। एस होगा तब ही वो सेंटेंस करेक्ट होगा। तो बच्चों इस बात का आपने ख्याल करना है कि हमें एस सिंगल एस पे फोकस करना है। जैसे यहाँ पर कैन वाहिद था, इसके साथ एस नहीं आ रहा है, यानी ये हमें पता है अकेला बंदा है, तो वॉक्स हो जाएगा, एस ऐड होगा। अगर यहाँ पर कैन के साथ इज एम आर में से आना है तो इज हो जाएगा, इसके एंड पे भी एस आना जरूरी है। अगर हैज़ हैव में से सिलेक्ट करना था तो हैज़ हो जाता। बच्चों याद रखें, जब सब्जेक्ट यानी जुमला जिससे शुरू हो रहा है वो वाहिद है तो वर्ब के साथ आपने एस लाजमी ऐड करना है। हाँ, दो वाहिद हैं जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, जिनको आप बाहर रखेंगे, एक आए है और एक यू है। ये दोनों जब हों तब आपने ये फार्मूला अप्लाई नहीं करना। इसके बाद दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ या कोई भी शख्स है जो वाहिद है, जैसे इकबाल, जैसे कायदे आज़म, जैसे अली, अली प्लेज अ मैच होगा, प्लेज के साथ ऐसा आ जाएगा। लेकिन अगर अली एंड हमज़ा दो हो गए तो अब समझ लें कि ये दो हो चुके हैं, एस यहाँ पर आ चुका है, तो प्ले के साथ फिर एस नहीं लगेगा। तो वाहिद का ख्याल रखना है। जैसे द मोटरसाइकिल रन्स वेरी फास्ट, रन्स RUNS ऐड करेंगे क्योंकि मोटरसाइकिल वाहिद है। आई और यू के अलावा दुनिया का कोई भी नाम जुमले के शुरू में हो जिसके साथ एस ना लगा हो तो बच्चों याद रखें उसे हमने वाहिद रखना है। तो इसमें फ्यूचर विल और शेल के साथ होता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे कैन विल वॉक टू स्कूल टुमारो। जी बच्चों, उसके बाद हम चलते हैं कंटिन्यूस पे। अगर आप यहाँ पर गौर करें बच्चों तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो एक्शन दिखाया जा रहा है वो एक एरो की सूरत में दिखाया जा रहा है, यानी कोई भी काम जो किसी ख़ास दौरानिए के लिए जारी रहा हो। आई वॉज टॉकिंग टू बेंजामिन। वॉज टॉकिंग मीन्स एक टाइम था कि मैं उससे बातें करता रहा फॉर मतलब एक आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। या द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग टू मतलब स्टूडेंट्स बातें करते रहे। तो ये प्रेजेंट का जो निशान होगा, यानी ये वाला जो निशान है प्रेजेंट का, इससे ज़रा सा हटके होगा, इस निशान से पीछे होगा तो पास्ट होगा, इस निशान के ऊपर यानी कुछ देर पहले शुरू हुआ और कुछ देर बाद तक जारी रहेगा तो प्रेजेंट कहेंगे। लेकिन अगर अभी जो लम्हा गुजर रहा है इसके बाद ही वो एक्शन होना है तो वो फ्यूचर होगा। ये याद रखें। और इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जिसके लिए आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। आई वॉज वर्ड लगता है माजी में, विल एम इज़ एम आर लगता है प्रेजेंट में यानी हाल में, और फ्यूचर में विल बी शैल बी यूज़ होता है। परफेक्ट टेंसेस का बच्चों जहाँ तक बात है तो इसमें कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन पास्ट में क्लोज हो चुका है, यानी जूली हैड ट्रेवल्ड टू हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज बिफोर शी मूव टू स्पेन, यानी स्पेन आने से पहले पहले एक एक्शन जो हो चुका था उसको हम कहेंगे परफेक्ट। यानी एक काम, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी एक एक्शन बताया जाएगा डॉक्टर के आने से पहले, यानी इस काम होने से पहले वो काम हो चुका था, वो परफेक्ट है। यानी आपके इस लेक्चर के सुनने से पहले आपको स्मार्ट सिलेबस की परेशानी लाहक हो चुकी थी, मैं यूं कह सकता हूं, क्योंकि वीडियो एक पॉइंट ऑफ टाइम आ गया मेरे पास, उससे पहले जो काम आपके साथ हुआ है वो परफेक्ट है, वो ख़त्म हो चुका है। इसी तरह प्रेजेंट में अगर हम देखें तो जस्ट एक सेकंड पहले तक, यानी मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट इंडेफिनेट और कंटिन्यूस के बारे में बात कर चुका हूं अभी अभी जस्ट रिसेंटली 1-2 मिनट पहले। इसमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास अभी का लम्हा होगा करंट, यानी आप ये लेक्चर काफ़ी हद तक सुन चुके हैं, यानी मेजॉरिटी ऑफ द मिनट्स आपने सुन लिया। तो जो पास्ट में अगर हम जाएं तो पास्ट में हमें एक एक्शन चाहिए होगा, जैसे 1965 से पहले पाकिस्तान इंडिया से बेहतर हो चुका था, इसीलिए उन्होंने 1965 में इंडिया को हरा दिया था। तो बात कहने का मकसद है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले जो बात है वो
कंप्लीटेड एक्शन है वो परफेक्ट होगा। परफेक्ट का मतलब बच्चों दूसरे लफ्ज़ों में आप कंप्लीटेड काउंट कर सकते हैं। तो जूली विल हैव ट्रेवल या मुस्तकबिल में एक एक्शन होगा तो विल हैव ट्रेवल यूज़ होगा, और हैज़ हैव यूज़ होता है प्रेजेंट में, हैड यूज़ होता है पास्ट में, और विल हैव शैल हैव यानी मुस्तकबिल में यूज़ होते हैं। तो ये एक सेंटेंस इसके साथ एग्जांपल के तौर पे दिया गया हुआ है। आप उसे बड़ी डिटेल से बाद में लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो को रोक के। ये उसका मुकम्मल फॉर्मेट है जो आप लोगों के सामने रख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी बेस पे प्रैक्टिस कर लें, आप फार्मूले ड्राइव कर लें, नहीं तो वर्ब टेंसेस की अलहदा से इंशाल्लाह वीडियो बना दी जाएगी। बच्चों इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ जिसमें स्मार्ट सिलेबस के बुक 1 के टोटल चैप्टर्स बताए गए, ट्रांसलेशन के लिहाज से, पंक्चुएशन के लिहाज से, क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से। बुक 3 में स्टेंजा एक्सप्लेनेशन बताएगी, उसके क्वेश्चन आंसर्स बाद में अपलोड किए जाएंगे। एक्ट प्लेज में एक्ट प्ले नंबर 2 विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट के क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट बता दिए गए हैं। 3 का भी हम कंप्लीट करने का वेट करेंगे। करेक्शन टेंस की करवा दी गई हैं, और सिनोनिम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स पे अलहदा से लेक्चर कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। एप्लीकेशन, राइटिंग फॉर्मेट और स्टोरी का पैराग्राफ भी आज आपको लिखवा दिया गया, यानी मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आपका डन हो चुका है। एक और व्यू आपको जल्दी से क्विक और व्यू लेते हैं जी। जी यहाँ पर आपके कितने मार्क्स लाए करते हैं? 12 नंबर सवाल जो आपके, जो कि 6 क्वेश्चन आंसर्स होंगे। 15 नंबर ट्रांसलेशन के, जो कि मैंने चैप्टर्स इसमें से मार्क आउट करवा दिए, हर चैप्टर के सामने लिखा हुआ है। 27 नंबर हो गए, 5 नंबर पंक्चुएशन के, 32 हो गए, और 5 नंबर आपके सिनोनिम्स के, 37 हो गए, और 3 नंबर आपके एमसीक्यूज के। तो 40 मार्क्स का पेपर बच्चों आपका यहाँ पर लाए करता है, यानी क्वेश्चन आंसर्स, ट्रांसलेशन, सिनोनिम, पंक्चुएशन, क्वेश्चन आंसर 12 नंबर के, ट्रांसलेशन 15 नंबर की, सिनोनिम 5 नंबर के, पंक्चुएशन 5 नंबर की, और ये इस तरह कुल मिला के आपके नंबर हो गए 3 नंबर के एमसीक्यूज। तो इस तरह ये आपका पेपर 40 नंबर का बुक 1 से कवर हो जाता है, जो कि आज हमने जिसके इंपॉर्टेंट तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं, यानी ये तमाम चीज़ें मैंने मार्क आउट करवा दी हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करें तो आपके जो एक्ट प्लेज हैं इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं, और 3 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, और उसके साथ 3 नंबर के सिनोनिम आते हैं, और उसके साथ 1 नंबर का एमसीक्यू आता है। तो इस तरह से ये कुल मिला के 14 मार्क्स कैरी करता है। कभी कभी 2 नंबर के एमसीक्यू आ जाते हैं, 15 भी होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले बता दिया 8 मार्क्स के हैं, और 5 नंबर का स्टेंजा एक्सप्लेनेशन है, 2 सिनोनिम्स हैं, 1 एमसीक्यू है। तो इस तरह ये कुल मिला के 16 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं। तो ये बुक 3 कुल मिला के 30 नंबर बना रही है, और बुक 1 कुल मिला के 40 नंबर बना रही है। तो 70 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। और स्टोरीज़ की अगर बात करें तो 10 में से 8 नंबर आप इसमें से ले सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं वो आप याद करें, 2 आएंगी, उसमें से आपको 1 करनी होगी। कोई भी आप 1 कर लीजिएगा तो आपके 8 नंबर आ जाएंगे। एप्लीकेशंस बच्चों 8 नंबर की आप हासिल कर सकते हैं 10 में से, जिसका आपको मुकम्मल फॉर्मेट और उसको सॉल्व करने का तरीका भी बताया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने हर चैप्टर के डिस्कस किए, लेकिन यहाँ भी आप गौर करें तो मैंने चैप्टर के लिए लिखा है कि ये पंक्चुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप ऊपर देख लें, पंक्चुएशन के लिए है, ये ट्रांसलेशन पंक्चुएशन दोनों के लिए, ये ट्रांसलेशन के लिए है, ये ट्रांसलेशन के लिए, ये भी ट्रांसलेशन के लिए, ये भी ट्रांसलेशन के लिए, गॉड बी प्रेज भी ट्रांसलेशन के लिए। फर्स्ट पैराग्राफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट पे आते हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स के अलग से वीडियो बनेगी। एक्ट प्ले 3 के क्वेश्चन आंसर बाद में ऐड कर दिए जाएंगे, और पोइम्स के ये नंबर की फॉर्मेशन भी आपको बताइए, एप्लीकेशन लिखने का तरीका बताया जिसमें 59 का फार्मूला आप कैसे बनाएंगे, और कौन कौन से वर्ड्स आप कैपिटल रखेंगे। तो बच्चों याद रखें कि आपने इसमें सिर्फ ओबीडियंटली का ओ स्मॉल होगा, उसके अलावा तमाम कैपिटल रहेंगे, और उसके बाद 1.5 शीट आप इसमें लाजमी लिखें, और ये सारा पोर्शन आप मार्कर से लिखें ताकि आपका पेपर अच्छा लगे।
बच्चों याद रखें, इंग्लिश के पेपर में डिस्प्ले के बहुत मार्क्स होते हैं। आप अच्छी राइटिंग करें, क्वेश्चन का सीक्वेंस ना ख़राब करें, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर आप क्वेश्चन का सीक्वेंस ख़राब करेंगे तो याद रखें कि आप एग्जामिनर को तंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 लाइन में सॉल्व करें। मार्कर से कीवर्ड्स में क्वेश्चन लाजमी लिखें। कुछ बच्चे कहते हैं जी क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है कि नहीं। बेटा आपने क्वेश्चन कीवर्ड्स लिख दें, यानी वाई डिड और नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड, तो आप लिखें नॉर्मा नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड। हाँ जी बच्चों, इसके साथ मुझे एक और इम्पोर्टेंट बात ये याद आई जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक की जाती है, आपको मैं जल्दी से वो बता देता हूँ। यहाँ पर आप नोट करें बच्चों, तो आपको ये नज़र आएगा कि वाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड है, और ये वाई डिड नॉर्मा कंसीडर, या सेकंड क्वेश्चन देखें, वाई डिड ऑर्थर डिसएग्री। तो आपको जो डिसएग्री नज़र आ रहा है ये फर्स्ट फॉर्म नज़र आ रही है और डिड नज़र आ रहा है। बेटा याद रखें ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट है, बिकॉज डिड ने पास्ट बना दिया था जुमले को। डिसएग्री के साथ इसीलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, डिसएग्री के साथ हमें सेकंड फॉर्म डिसएग्रीड इस वजह से ज़रूरत नहीं पड़ी कि डिड ने ऑलरेडी इसको माजी बना दिया था। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे ही डिसएग्रीड लिखना पड़ेगा हमें। सेकंड फॉर्म का आंसर हमेशा सेकंड फॉर्म में लिखा जाता है, तो हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद वाले वर्ब को, अगर क्वेश्चन में डिड आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद वाले वर्ब को जवाब में हम सेकंड फॉर्म में रखेंगे, उसे हम कभी भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। यानी हम कुछ बच्चे ये करते हैं ही डिसएग्री विद हिज वाइफ लिख देते हैं। बेटा वो गलत है। आपने ऊपर सवाल में देख लिया डिड है, देखें ये नीचे वाले में भी डिड आ रहा है, वर आ रहा है, डिड आ रहा है, वॉज आ रहा है और डिड आ रहा है, तो इनको आप माजी में ही रखें, इनको आपने पास्ट में रखना है। तो अब चूंकि जब सवाल बनाया जाता है, यानी आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया था, आई एट एन एप्पल, तो इसका जब आप सवाल बनाएंगे तो आप कहें, नेगेटिव बनाएंगे, आप कहेंगे आई डिड नॉट ईट एन एप्पल। डिड ने माजी बता दिया तो ईट का काम नहीं रहा अब माजी बताना, टेंस मार्कर डिड है, तो इसका सवाल बनाएंगे तो डिड आई ईट एन एप्पल हो जाएगा। तो अब आप डिड आई ईट एन एप्पल का जवाब देंगे यस आई एट एन एप्पल, क्योंकि मस्बत जुमले के अंदर डिड की ज़रूरत नहीं रहती, वो सवालिया या मनफी जुमले में रहती होती है, तो वहाँ पर पास्ट शो होता है डिड से, जबकि जो मस्बत जुमला होता है उसके अंदर हम वैसे ही शो कर देते हैं। इसके साथ ही बच्चों आज की प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई, इस उम्मीद के साथ कि आपको बहुत ज़्यादा हद तक क्लैरिफाई हो चुका होगा। स्मार्ट सिलेबस कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स जहाँ कहीं भी वो हैं आपके क्लास फेलोज़ हैं उनसे ये लाजमी लिंक शेयर करें, ये चैनल शेयर करें और उनको कहें कि वो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे चैनल को लाजमी शेयर करें। बिकॉज़ बच्चों ये सदका जारिया है, अच्छी बात मत रोकें कभी भी। हम कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। इवन आपने देखा है कि स्टार्टिंग में हमने किसी मतलब स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन कुछ भी नहीं मेंशन किया, जस्ट बिकॉज कि वी वांट टू स्प्रेड नॉलेज। हम अच्छी इंटेंशन के साथ आए हुए हैं यहाँ पर, तो हर कोई अपने से आगे लाजमी रेफ़र करे। मुझे यकीन है कि जिसने 1 घंटे की ये वीडियो यानी 52 मिनट्स की हो चुकी है, जिसने ये देखी, उसको पार्ट 1 की इंग्लिश स्मार्ट सिलेबस प्रेपरेशन में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसके साथ ही बच्चों आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जल्दी। प्रोफेसर दानिश को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।